हेलो स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर का नाम है सरगना का इख्तियार कैसे बढ़ा, लीडर का, मुखिया का अधिकार कैसे बढ़ा, उसका प्रभाव कैसे बढ़ा, उसका प्रभुत्व कैसे बढ़ा। अगर इन सारे वर्ड को हम लोग एक शब्द में कहना चाहें तो इख्तियार का मतलब है कि उसका पावर है ना, उसका डोमिनेंस, उसकी ऑथोरिटी, पावर कैसे बढ़ी होगी। सरगना का मतलब है मुखिया, लीडर, सरदार। हाँ, सरदार शब्द भी अच्छा है ना। बिल्कुल। तो आपको याद है ना, और आपको मालूम है ना कि हम लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जिस किताब को, उस किताब का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। ओके। तो नेहरू जी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पुरानी जातियों और उनके बुजुर्गों का हाल तुम्हें रूखा न मालूम होता होगा, है ना, कि उनका व्यवहार तुम्हें लगता होगा कि शायद बड़ा दयालु व्यवहार होता होगा। वो क्रोध नहीं करते होंगे, गुस्सा नहीं करते होंगे। लेकिन जब किसी के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, तो उसका स्वभाव भी थोड़ा सा बदल जाता है। मैंने अपने पिछले खत में तुम्हें बतलाया था कि उस ज़माने में हर एक चीज़ सारी जाति की होती थी, पूरी कम्युनिटी की, पूरी फैमिली की होती थी, किसी की अलग नहीं। जैसे आजकल होता है ना कि सब लोगों के अपने अपने घर होते हैं, अपना अपना परिवार होता है। तो उस समय में कह लो कि जॉइंट फैमिली का कल्चर रहा होगा। तो जॉइंट फैमिली नहीं, जॉइंट विलेज। तो सरगना के पास में अपनी कोई ख़ास चीज़ ना होती थी। जाति के और आदमियों की तरह उसका भी एक ही हिस्सा होता था, लेकिन वह इंतज़ाम करने वाला था, और उसका यह काम समझा जाता था कि बाकी सारे वह जाति के माल और जायदाद की देख रेख करता रहे। तो जब उसका अधिकार बढ़ा तो उसे यह सूझी कि यह माल और असबाब जाति का नहीं, मेरा है। तो यहाँ से ये चेंज आना शुरू हो गया। क्या चेंज आना शुरू हो गया कि अब सरदार को, है ना, सरगना को, सरदार को ये महसूस होने लगा कि अरे, मेरा काम तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बड़ा हूँ, सब मेरी बात मानते हैं, तो मैं ताकतवर हूँ। उसने ये भी सोचा होगा कि सब के सब मेरा हुक्म फॉलो करते हैं, तो मैं इनसे बड़ा हूँ, तो इसलिए मेरा हिस्सा ज़्यादा है, ऐसा सोचा होगा। या ये कह लो कि वो सब के सब तो मेरे स्टाफ हैं। इस तरह किसी चीज़ को अपना समझने का ख्याल अब जा कर के पैदा हुआ। नहीं तो पहले क्या था कि लोग जो कुछ भी कमाई करते थे, चाहे वो जानवरों का शिकार करके लाने की बात हो, फल बटोर करके लाने की बात हो, खेती करने की बात हो, वो सारी की सारी चीज़ पूरी फैमिली की, पूरी कम्युनिटी की समझी जाती थी। अब आज हर एक चीज़ को मेरा तेरा कहना और समझना मामूली बात है। लेकिन जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि उन पुरानी जातियों के मर्द और औरत इस तरह का ख्याल नहीं करते थे। तब हर एक चीज़ सारी जाति की होती थी। और आखिर ये हुआ कि सरगना, कहने का मतलब है सरदार, मुखिया, लीडर, अपने ही को जाति का मुख्तार समझने लगा। मुख्तार का मतलब है मालिक समझने लगा, राजा समझने लगा। ये बात, इसलिए जाति का माल और असबाब उसी का हो गया। यहाँ से ये बात इस तरीके से बदलनी शुरू हो गई। तो हम लोग इस चैप्टर में यही तो जान रहे हैं ना कि समाज में किस तरीके से पिछली चिट्ठी में हम लोगों ने पढ़ा कि मुखिया, लीडर कैसे बने होंगे। और इस चैप्टर में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि उस मुखिया लीडर के पावर में बढ़ोतरी कैसे हुई, उसके अधिकार में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई कि वो समाज में, वो परिवार से, जाति से ऊपर हो गया। अच्छा, तो जब वो लीडर मर जाता था तो जाति के सब आदमी जमा होकर के कोई दूसरा लीडर चुनते थे। लेकिन आम तौर पर लीडर के ख़ानदान के लोग इंतजाम के काम को दूसरों से ज़्यादा समझते थे, क्योंकि उनके पास में एक छोटा अनुभव था ना। राजा के बेटे के पास में राजा के काम का अनुभव होता है, किसान के बेटे के पास में किसान के काम का अनुभव होता है। बिल्कुल ये मानने वाली बात है, ये तो डिफ़ॉल्ट है कि हमारे परिवार में जो काम चल रहा हो हमें उस काम का अनुभव होगा। तो सरगना के साथ हमेशा रहने और उसके काम में मदद देने की वजह से वे इन कामों को खूब समझते थे। इसलिए जब कोई बूढ़ा सरगना मर जाता तो जाति के लोग उसी खानदान के किसी आदमी को सरगना चुन लेते थे, अपना लीडर बना लेते थे। इस तरह सरगना का खानदान दूसरे से अलग हो गया और जाति के लोग उसी खानदान से अपना सरगना चुनने लगे। ये गौर करने की बात है ना कि किस तरीके से हमारे समाज में दो वर्ग बन गए, एक अधिकार वाला वर्ग, ताकत वाला वर्ग, लीड करने वाला वर्ग, दूसरों को हुक्म देने वाला वर्ग, और दूसरा उसे फॉलो करने वाला वर्ग, काम करने वाला वर्ग, मजदूर वाला वर्ग, किसान वाला वर्ग। ऐसे तो हमारे समाज में ये बदलाव इस तरीके से हुआ है। तो ये तो जाहिर है कि सरगना को बड़े अख्तियार होते थे, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता था, ऑथोरिटी होती थी। वह चाहता था कि उसका बेटा या भाई, है ना, सरगना के पास में बहुत पावर होता था, तो वो अक्सर क्या चाहता था, वो चाहता था कि भाई क्यों ना उसके परिवार के लोग ही, उसका बेटा या उसका भाई ही उसकी जगह आगे चल करके लीडर बने, है ना। राजा का बेटा राजा, ये बात राजा। और यहाँ पर अगर हमने राजा शब्द को बदल दिया, राजा की जगह पर कर दिया लीडर, तो लीडर का बेटा राजा, लीडर का बेटा लीडर और भरसक इसकी कोशिश करता था। इसीलिए वो अपने भाई या बेटे या किसी सगे रिश्तेदार को काम सिखाया करता था, है ना। वो काम जिससे हम बाकी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, जिससे कि वह उसकी गद्दी पर बैठे। वह जाति के लोगों से कभी कभी कह भी दिया करता था कि फलां आदमी जिसे मैंने काम सिखा दिया है, मेरे बाद में लीडर चुना जाए, है ना, सक्सेसर चुना जाए, है ना। यहाँ से ही ये सक्सेसर कि मेरे बाद में अगला राजा, अगला मुखिया कौन बनेगा, ये व्यवस्था शुरू हुई होगी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है, समझ में आ रहा है। अब आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हमारे समाज में ये वर्गीकरण कैसे शुरू हुआ होगा। शुरू में शायद जाति के आदमियों को ये बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें इसकी आदत पड़ गई और वे उसका हुक्म मानने लगे। नए सरगना का चुनाव बंद हो गया। अब बूढ़ा सरगना अपने मरने से पहले, बीमार होने से पहले, ऊपर जाने से पहले ये बता देता था कि कौन उसके बाद में अगला लीडर होगा, और वही होता था। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि सरगना की जगह मौरूसी हो गई, यानी उसके ख़ानदान में बाप के बाद बेटा या कोई और रिश्तेदार सरगना होने लगा। सरगना को अब पूरा भरोसा हो गया कि जाति का माल असबाब दरअसल मेरा ही है, यहाँ तक कि उसके मर जाने के बाद में भी वह उसके ख़ानदान में ही रहता था। तो अब हमें मालूम हुआ कि मेरा तेरा का ख्याल कैसे पैदा हुआ होगा। शुरू में किसी के दिल में ये बात नहीं थी कि ये मेरा है, ये तेरा है। शुरू में तो बस इतनी बात थी कि हाँ, आज पेट भर करके खाना खाने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, कल फिर काम करेंगे और कल फिर से सबको खाना मिल जाए, जो भी मिलेगा वो सब बांट करके खा लेंगे। सब लोग मिल करके जाति के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं, है ना। सेल्फ, स्वार्थ की भावना नहीं थी। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि कैसे ये भावना उन लोगों में डेवलप हुई होगी।
है ना। अगर बहुत सी खाने की चीज़ें पैदा करते तो जाति के हर आदमी को उसका हिस्सा मिल जाता था, ये बात थी। जाति में अमीर गरीब का फर्क नहीं था, सभी लोग जाति की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार थे। तो यहाँ तक ऐसे बातें हुई, लेकिन जब से ही जाति में एक सरदार बनने लगा, मुखिया बनने लगा, तो उस सरगना ने, उस लीडर ने जाति की चीज़ों को हड़प करना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी कहने लगा। लोग अमीर और अमीर होने लगे, गरीब और गरीब होने लगे। समाज के दो वर्ग हो गए, अमीर और गरीब। तो अगले खत में मैं इसके बारे में कुछ और बताऊंगा कि किस तरीके से समाज में ये वर्गीकरण, ये भावना फैलती चली गई, अमीरी बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई और समाज मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर दो वर्ग में बंट गया, अमीर और गरीब। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, तो आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। जो बच्चे भी 6 क्लास के बाद उसके आगे अगर वो सिविक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें फंडामेंटल्स समझने के लिए मेरे ख्याल से ये पिता के पत्र पुत्री के नाम जो किताब जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप पढ़ ना पाओ तो आपको ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुनने चाहिए। तो आप समाज के, परिवार के, देश के चलने के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाओगे। लोगों की मानसिकता, समाज की मानसिकता, राजा की मानसिकता क्या होती है, ये समझ पाओगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।